11th भी हो गया था आई थिंक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गौरी, गौरी लास्ट क्लास में कहाँ थे तुम? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ओके गौरी, ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट वेज से आ सकता है। डिफरेंट वेज मींस क्वेश्चन तो सेम रहेगा, बस यहाँ पर टर्म्स के नंबर्स चेंज हो जाएंगे। ईच एंड एवरी केस में टर्म्स के नंबर चेंज हो जाएंगे या डिफरेंस चेंज हो जाएगा, बट क्वेश्चन होना सेम ही है। कुछ भी चेंज और नहीं होगा, सिर्फ नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझना है आपको, उसके बाद में सॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी हैं अलग अलग और उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, मीन्स डी की वैल्यू सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। जो उनकी 100वीं टर्म है, मीन्स एन की वैल्यू अगर हम 100 लेते हैं और दोनों की उन टर्म्स को, ए एन को, ए 100 को माइनस करते हैं, तो आंसर 100 आता है। वी नीड टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन देयर 1000वीं टर्म। उनकी जो 1000वीं टर्म होगी, 8000 होगी, उसका डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पर ये मत सोचना कि 100वीं टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो 1000वीं टर्म का डिफरेंस भी 1000 होगा या 100 होगा। ऐसे लिखना नहीं है, आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो यहाँ पर आपको टू एपीज को कंसीडर करना है पहले। टू एपीज आप कैसे कंसीडर करोगे? एक एपी की फर्स्ट टर्म कुछ होगी, सेकंड टर्म कुछ होगी, थर्ड टर्म कुछ होगी। वेरिएबल की फॉर्म में लोगे, हम कोई स्पेसिफिक एपी को नहीं ले सकते। लेकिन दोनों ही एपीज में कॉमन डिफरेंस का जो वेरिएबल होगा वो हम सेम ले सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है सेम कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पर दो एपी मैं ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। एक एपी मैंने ली ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। हमारी एपी की जो जनरल फॉर्म होती है वो यही होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। एंड दूसरी जो एपी लेंगे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला है कि दोनों की फर्स्ट टर्म भी सेम है, तो फर्स्ट टर्म का जो वेरिएबल होगा मेरा दूसरी एपी का वो डिफरेंट होगा। लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम डी की वैल्यू सेम ले सकते हैं, डी का वेरिएबल सेम ले सकते हैं। तो सेकंड एपी मैंने कंसीडर की बी, बी प्लस डी, बी प्लस टू डी। अगेन ये वेरिएबल्स हैं, आप कोई भी वेरिएबल्स यूज कर सकते हो। बस ध्यान यही रखना है कि फर्स्ट टर्म दोनों की डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि फर्स्ट टर्म भी सेम है। फर्स्ट टर्म सेम होगी तो एपीज ही सेम हो जाएंगी, बट कॉमन डिफरेंस सेम दिया है तो मैंने डी सेम ही यूज किया है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। वी हैव दीज टू एपीज, जिसमें एक एपी की फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म बी है। कॉमन डिफरेंस दोनों का डी है। नाउ क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों की जो 100वीं टर्म्स हैं, दोनों की 100वीं टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है? 100 है। तो पहले हम फर्स्ट वाली एपी की 100वीं टर्म देखते हैं क्या होगी। फर्स्ट टर्म वाली जो एपी है उसकी 100 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, क्या आप बता सकते हो? अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो फर्स्ट एपी की 100वीं टर्म का कॉमन फॉर्मूला जो होता है वो क्या होगा? यस सलोनी। बाकी स्टूडेंट्स भी बताओ फर्स्ट टर्म। निकिता, यू फॉरगॉट टू पुट एडिशन साइन। ए प्लस 99 डी। आपको पता है कि जो भी टर्म होती है, यस कार्तिक, इसकी 100वीं टर्म क्या होगी? ए प्लस 99 डी। और इसकी सेकंड वाले की क्या होगी 100वीं टर्म? सेकंड वाले की 100वीं टर्म बताओ। सेकंड वाले की 100वीं टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ये क्या होगा? यस सलोनी। कार्तिक नहीं, उसकी फर्स्ट टर्म ए, बी, ए नहीं है, बी है। 999 नहीं बच्चे, मैंने 1000वीं टर्म नहीं पूछा है, मैंने पूछा है सेकंड वाली एपी की 100वीं टर्म क्या होगी। यस, बी प्लस 99 डी। क्लियर? तो हमने पहले फर्स्ट वाले की 100वीं टर्म लिखी और सेकंड वाले की 100वीं टर्म लिखी, और दोनों का कर दिया क्या? डिफरेंस, क्योंकि उन्होंने बोला है दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 100 ही है। मीन्स जब हम फर्स्ट फर्स्ट एपी की
100वीं टर्म में से सेकंड एपी की 100वीं टर्म को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है? 100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए प्लस 990 या 9090 माइनस बी प्लस 9090, दोनों की 100वीं टर्म का डिफरेंस कितना है? 100 है। फाइन। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा? जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए से बी कैंसिल नहीं हो पाएगा, लेकिन 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर एक आएगा हमारे पास, इक्वेशन आएगी a माइनस बी इक्वल्स टू 100। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब उन्होंने जो पूछा है उसे देखते हैं। उन्होंने पूछा है 1000वीं टर्म का डिफरेंस, तो 1000वीं टर्म फर्स्ट वाली एपी की क्या होगी? a प्लस 990। और 1000वीं टर्म सेकंड एपी की क्या होगी? b प्लस 990, है ना? नाउ 1000 टर्म, ये हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एपी की 1000वीं टर्म माइनस सेकंड एपी की 1000वीं टर्म। तो रख देते हैं इनका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होगा a प्लस 990 माइनस बी प्लस 990, ये सेकंड एपी का 1000वीं टर्म है। दोनों को जब हमने ओपन अप किया तो आंसर क्या आया? 990 से 990 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा a माइनस बी। और a माइनस बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 100 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हम दोनों की 1000वीं टर्म्स को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका डिफरेंस भी कितना होगा? 100 ही होगा। एंड दैट्स द आंसर। इजी क्वेश्चन है, और ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ आ सकता है। वो ऐसी टर्म्स दे देंगे जो कंफ्यूजिंग होंगी, 2568वीं टर्म, और उनका डिफरेंस भी कुछ ऐसे ही दे देंगे, बट सेम ही आंसर आएगा हमेशा और होगा भी ऐसे ही। यस श्योर, नोट डाउन कर लो जिसको करना है, एंड किसी को अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दो मुझे। क्वेश्चन में जो दिया है हमने पहले उससे एक इक्वेशन बनाई, फिर क्वेश्चन में जो पूछा है हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की, जिसमें हमने उस इक्वेशन का यूज किया जो हमने फॉर्म की थी, जिससे हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दूंगा सभी को, जिस जिसको क्वेश्चन कुछ पूछना होगा। इट विल टेक सम टाइम, मीन्स उस केस में फिर प्लीज ये कंसीडर करके चलना कि एक सेशन मीन्स ओनली 2 और 3 क्वेश्चंस। मैं अभी अनम्यूट नहीं करने देता आपको, बिकॉज आई वांट कि आप अपने डाउट्स ऐसे ही पूछ लो अगर थोड़े बहुत है। हालांकि मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि आपको ना पूछना पड़े, स्टिल अगर आपको पूछना है तो नेक्स्ट टाइम से आप अनम्यूट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो, नॉट फ्रॉम दिस क्लास। लेकिन कोर्स थोड़ा सा स्लो हो जाएगा आपका, तो प्लीज उस आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आइदर यू वांट कि आपका कोर्स जल्दी फिनिश हो, या फिर आप ईच सेशन में ओनली 2 या 3 क्वेश्चंस करना चाहो। Nikita, I can send you separate test papers, assignments actually, not test papers, because अभी test papers तैयार नहीं है and it takes time to prepare those test। मिक्स्ड टेस्ट इस तरह से नहीं है कि किसी 2 चैप्टर के इस तरह से पहले से बने हुए हो मेरे पास, सो और टाइम लिमिट भी मैं उसमें नहीं कंसीडर ऐसे कर सकता क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। सो बेटर है कि आप कोई एक असाइनमेंट मैं आपको अलग अलग चैप्टर के दे सकता हूँ, तो उनको टाइम लिमिट में करो आप, इंस्टेड ऑफ मिक्स्ड चैप्टर्स आप सेपरेटली करो। ठीक है। चैप्टर 4, हाँ चैप्टर 4 इजी है, वही वही। हालांकि वो फर्स्ट टर्म का चैप्टर नहीं होता है, बट अब क्योंकि स्कूल वाले कुछ भी किसी भी टाइम करा देते हैं, गुड फॉर देम। बट जब थर्ड चैप्टर फर्स्ट टर्म में आता है तो फिर हम फोर्थ चैप्टर नहीं करते हैं। लीनियर इक्वेशन का गौरी गूगल क्लासरूम पर है, मैंने पोस्ट किया था। इफ आपने कर लिया है तो, और पॉलिनोमियल्स का भी मैंने क्लासरूम पर पोस्ट किया था। सो अगर वो कर लिए हैं, ठीक है, तो मैं देखूंगा इफ आई हैव मोर टेस्ट या assignments for those
चैप्टर्स। ठीक है, फिर ने आप अभी टाइप करके पूछ सकते हो बच्चे को क्या पूछना है आपको। अगर ये चैप्टर नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार इसकी रिकॉर्डिंग्स देख लेना जो पहले वाली क्लासेस की है। बट अभी एक दो स्लाइड्स देखोगे तो आई एम श्योर आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि एक्चुअली में क्वेश्चंस हैं कैसे। चैप्टर्स कौन कौन से कंप्लीट हुए हैं, ज्यादा नहीं कंप्लीट हुआ है अभी। फर्स्ट चैप्टर हुआ है, सेकंड चैप्टर हुआ है, थर्ड चैप्टर हुआ है, एट्थ चैप्टर हुआ है, बस यही हुआ है अभी। ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हुआ है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स एंड फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, ये हम कर ही रहे हैं। चलो, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसमें से एक दो मैं होमवर्क के लिए भी दूंगा आपको। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय सेवन। ऐसे सारे थ्री डिजिट के नंबर्स आपको बताने हैं जो सेवन से डिवाइड हो सके। थ्री डिजिट के नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं थ्री डिजिट के नंबर्स। लीस्ट थ्री डिजिट, अरे नालायक, वो सबसे बड़ा नंबर है। स्टार्ट कहाँ से होते हैं, अक्षर, खत्म होते हैं वहां पर जहां पर तुमने बोला है। उसके बाद फोर डिजिट के स्टार्ट हो जाते हैं। नो, 100 थ्री डिजिट का नहीं होता अक्षर है। यस, इट एंड्स विथ थ्री ट्रिपल नाइन। 100 होता है थ्री डिजिट का नंबर पहला अक्षर जैन। 99 लास्ट नंबर होता है टू डिजिट का, एंड थ्री डिजिट का फर्स्ट नंबर होता है 100। यस, 100 से स्टार्ट होते हैं, एंड ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज ट्रिपल नाइन। ये तो आपको थर्ड फोर्थ क्लास में ही बता दिया जाता है। चलो, तो उन्होंने पूछा है थ्री डिजिट के हमें लेकिन वो नंबर्स बताने हैं जो सेवन से डिविजिबल हो। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आपको एक्चुअली में, अगर हम ए एन का फॉर्मूला लिखूं, मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें से कौन सी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है फाइनल आंसर के रूप में। जो आपका फाइनल आंसर होगा उसमें से आपको क्या, आपको ए एन निकालना है, या आपको ए निकालना है, या आपको एन निकालना है, या आपको डी निकालना है। यस सलोनी। अक्षत नो। यस प्रणय। यस, वी नीड टू फाइंड आउट एन नंबर, कितने नंबर हैं जो सात से डिवाइड हो सकते हैं। हाउ मैनी नंबर्स, तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू तो आप ऐसे ही बता दोगे। 100 के बाद में कौन सा ऐसा नंबर होता है जो सबसे पहला नंबर जो सेवन से डिवाइड हो सकता है। 105 होता है ऐसा नंबर, है ना। 100 के बाद में थ्री डिजिट के नंबर्स होते हैं स्टार्ट 100 से। पर हमें 100 की जरूरत नहीं है, हमें कौन से नंबर की जरूरत है जो सेवन से डिविजिबल हो एग्जैक्टली exactly। तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो, और अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स पता है तो आप उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं मैनुअली करके दिखा रहा हूँ। 100 सेवन से डिविजिबल नहीं है, 102 भी सेवन से डिविजिबल नहीं है, थ्री भी नहीं है, फोर भी नहीं है, फाइव है। तो हमारी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, 105 से। पहली टर्म जो होगी वो 105 होगी, क्योंकि फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय सेवन क्या है, 105। सेकंड नंबर जो होगा, अगेन क्योंकि सेवन के डिविजिबल पूछे हैं, मीन सेवन के मल्टीपल्स पूछ रहे हैं वो, तो आपको सेवन से सेवन ही ऐड करते चले जाना है। दूसरा नंबर होगा ये, फिर तीसरा नंबर होगा ये, एंड सो ऑन। एंड लास्ट का नंबर क्या होगा, जो बिल्कुल लास्ट का नंबर होगा थ्री डिजिट का मैक्सिमम नंबर जो सेवन से डिविजिबल हो, तो उसके लिए आप सेवन से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसे माइनस कर दोगे। सेवन वन आर सेवन, बचा टू, सेवन थ्री आर 21, बचा एट, नहीं, सेवन फोर आर सॉरी 28, बचा वन, और सेवन टू आर 14, बचे फाइव। तो 999 माइनस फाइव कर देंगे तो हमें मिल जाएगा थ्री डिजिट का। तो हमें सारे नंबर फाइंड आउट भी नहीं करने बच्चे, तभी तो ये हम एपी से करेंगे क्वेश्चन। 994, स्टार्टिंग के 10 डिजिट्स में ही आपको, 10 नंबर्स में ही आपको आपका फर्स्ट
जो टर्म होगी वो मिल जाएगी निकिता, डोंट वरी। ठीक है, सारे करने की जरूरत नहीं है। विद इन 3 और 4 और 5 या 6 या मैक्सिमम 10 में आपको फर्स्ट नंबर आपका मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म आपकी मिल जाएगी, अगर उन्होंने एक ही डिजिट से पूछा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वी नो डैट, आपको ये कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है, वी नो डैट 105 इज दी फर्स्ट 3 डिजिट नंबर एंड 994 इज द लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो इससे हमारे पास एक सीरीज बनती है। क्या सीरीज बनती है? वी हैव 105, वी हैव 112, वी हैव 119, देन ऐसे ही कर करके हम 994 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे, आपको पहले बताना पड़ेगा कि ये एक एपी है। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये एपी फॉर्म करेगा। तो आपको दिखाना होगा सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो ये क्या है? एक एपी है। सो एपी की नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ए एन का यूज करेंगे। फाइन। तो आप लिखोगे क्लियरली द सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ द टर्म्स इज सेम, मींस जो भी डिफरेंस है सक्सेसिव टर्म्स के बीच में वो सेम है। सो ये एक एपी है जहां पर क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास, जहां पर फर्स्ट टर्म है कितनी? 105। कॉमन डिफरेंस कितना है, क्या बता सकते हो आप? कॉमन डिफरेंस कितना होगा? व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इज 7। नो, डी नहीं, 7 बच्चे, यस। जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है। एंड 994 क्या है? ए एन है या एन है? यस निकिता, 994 किसकी वैल्यू दी है? अक्षर बताएगा। यस विनायक, यस प्रणय, यस करेक्ट। नाउ 999 लास्ट टर्म है, मींस ए एन दिया हुआ है। लास्ट टर्म तो पता है, लेकिन ये कौन से नंबर की टर्म है हमें ये नहीं पता। यस बाग्मी, करेक्ट। सभी को क्लियर है मीन्स। तो हम ए एन का फॉर्मूला पुट करेंगे और उससे एन की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगी। तो ऐसे केस में अब हम अगर यहाँ पर नो, ए एन इक्वल्स टू लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बच्चे, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, लास्ट टर्म है। ए एन मीन्स लास्ट टर्म, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ओनली एन लिखा है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें लास्ट टर्म तो पता है, लेकिन कितने नंबर्स हैं इस टर्म, इस एपी में, वो नहीं पता है ना। तो हम ए एन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट टर्म मीन्स ए एन पता है, लेकिन वो कौन सी पोजीशन का नंबर है वो हमें नहीं पता है। दैट्स वाई हम ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मुझे आप बताओ, क्या इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू फ्रैक्शन या डेसिमल में आ सकती है या नेगेटिव आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ही मोस्टली एन की वैल्यू नेगेटिव, डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ जाती है, बिकॉज आप या तो फर्स्ट टर्म ठीक से नहीं लिखते हो या सेकंड टर्म ठीक से नहीं लिखते हो। तो उसकी वजह से जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो गड़बड़ा जाती हैं। तो अगर ऐसे केस में आपकी एन की वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है जो नेचुरल नंबर नहीं है या पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो समझ जाओ आपने गड़बड़ करी है। तो ए एन का फॉर्मूला हम पुट करेंगे जिसमें हमें ए की वैल्यू पता है, जिसमें हमें एन की वैल्यू पता है, जिसमें हमें डी की वैल्यू पता है, हमें ए एन फाइंड आउट, ए एन की भी वैल्यू पता है, एन नहीं पता है, सॉरी। तो 105 एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 994। फाइन। तो सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा? 7 से आप डिवाइड करोगे 889 को, तो आंसर आएगा कितना? 100 एंड, यस। तो आंसर आ गया 128। इसका मीनिंग है 100 से 999 के बीच में 128 ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम 7 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन। अब इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 से डिविजिबल बताओ, 4 से डिविजिबल बताओ, 2 से डिविजिबल बताओ, या ऐसे नंबर बताओ जिनका रिमाइंडर ये बचे वो बचे, वो हम बाद में देखेंगे, वो थोड़े से अलग है क्वेश्चन। लेकिन रिमाइंडर वाले भी आते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसे नंबर बताओ 900 से या किन्हीं दो नंबर्स के बीच में जिन्हें 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचे, या जिन्हें 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचे, या जिनको 5 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर बचे, और ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं
मिक्स्ड अप क्वेश्चंस हैं, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल आपने ये देख लिया कि एक्चुअली में करना क्या है। पहले आपको एपी फॉर्म करनी है जो गिवन कंडीशन है उसके बेस पर। उसके बाद में एपी फॉर्म कर लोगे तो आपके पास ए है, आपके पास डी है, और आपके पास लास्ट टर्म भी है। लास्ट टर्म है तो और ए है और डी है, तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। आपको एन चाहिए ऑब्वियसली, सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए वही रह जाता है। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करो एंड यू विल गेट योर आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस अगेन यही याद रखना, बिकॉज कैलकुलेशन मिस्टेक ही आप करोगे ऐसे केसेस में। क्वेश्चन तो इजी है, मुश्किल नहीं है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद से करोगे होमवर्क में। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है इस विषय में कुछ भी? क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? गुड। चलो, तो ये होमवर्क है आपका। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। चलो यहाँ पर आपको जो सिर्फ ये बता दो, यहाँ पर जो एपी फॉर्म होगी वो क्या होगी, लास्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। एपी क्या फॉर्म करेगी यहाँ पर? सिर्फ आप मुझे एपी बता दो कि एपी क्या बनेगी इस केस में, देन आप खुद सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ए एन 250 नहीं होगा बच्चे, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है निकिता। 250 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। उन्होंने क्या बोला है, जो 4 के मल्टीपल हो, 4 के मल्टीपल जो 4 से डिवाइड हो सके। नो अक्षर, ए एन 250 नहीं होगा। ए की वैल्यू भी 10 नहीं होगी। क्या 10 4 से डिवाइड हो सकता है एग्जैक्टली नहीं हो सकता। यस प्रणय, करेक्ट। यस गौरी, नाउ करेक्ट। यस प्रणय, गुड। निकिता, अब बताओ। 46 भी कार्तिक 4 से डिविजिबल नहीं है। यस विनायक, लास्ट टर्म क्या होगी विनायक? यस सलोनी। आप कंडीशन को भी याद रखो, उन्होंने क्या पूछा है। यस कार्तिक, मल्टीपल्स ऑफ 4 ही चाहिए सिर्फ, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। 10 के बाद में 12 आता है ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा। फिर क्या आएगा, 16 आएगा, फिर क्या आएगा, 20 आएगा, एंड सो ऑन। और लास्ट का नंबर क्या होगा, 250 तो नहीं है ना। 248 ऐसा नंबर होता है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 249 भी नहीं हो सकता, तो 248 हो जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल पता है आप सबको? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है जरा बताना। मैंने आपको बताया कि डिविजिबिलिटी रूल इसमें बहुत काम करेंगे जिनके हैं। 7 का बहुत अजीब सा है और मुश्किल है, तो उसको मैं नहीं कहूंगा आप याद करो, बट जो है इजी वाले उन्हें तो याद रखो। यस, एंड फाइंड आउट करना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ बताओ जल्दी से, 8th क्लास में पढ़े थे आपने। नहीं याद किसी को भी? 5 का तो याद होगा सभी को। 5 का, 10 का, 2 का, 3 का भी आई होप याद होगा। यस, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 4 नॉट 2 बच्चे। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो डिविजिबल होंगे, पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 244 नहीं अक्षर, 248 होगा। यस, ओके चलो, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। जैसे 250 है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो सकते। 249 है, लास्ट के 2 डिजिट नहीं हो सकते। 248 है, लास्ट के 2 डिजिट हो जाएंगे, तो यही हो गया लास्ट नंबर। तो ये ए एन है आपके पास में, ये ए है आपके पास में, ये डी है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, एन। नो, मैनुअली नहीं किया, आपको कुछ नहीं लिखना, आप डायरेक्ट लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो फर्स्ट टर्म होगी वो 12 होगी, एंड लास्ट टर्म क्या होगी, 248 होगी। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो on the base of situation given in the question, the series form like 12 for 12, और उसके बाद में कितना, 16, 20 एंड 248। एंड फिर आप लिखोगे क्लियरली कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, सो इट फॉर्म्स एन एपी, और फिर एपी है जिसमें ए की वैल्यू ये है, बी
डी की वैल्यू ये है, ए एन की वैल्यू ये है, वी नीड टू फाइंड आउट एन। बस फिर आप सॉल्व कर दोगे। ओके, प्रणय प्रणय ने सॉल्व कर लिया, द आंसर इज 60। ठीक है, तो ये याद रखना, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, यस गौरी, लेकिन आपने अगर इसमें स्टेटमेंट नहीं लिखी तो आपके मार्क्स हो जाएंगे डिडक्ट। आप सोचोगे हमने तो पूरा आंसर सही लिख दिया, लेकिन आपने स्टेटमेंट सही नहीं लिखी, आपने एपी प्रूव करके नहीं दिखाई, आपने कॉमन डिफरेंस क्या है ये नहीं लिखा, आपने फर्स्ट टर्म नहीं लिखी, आपने लास्ट टर्म नहीं लिखी कि क्या है, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आपको ये नहीं बताना कि आपने नंबर्स कैसे निकाले, कि 12 कैसे आया, 248 कैसे आया, नो, लेकिन आपको ये जरूर बताना है कि जो 248 है वो क्या आया है, जो 12 है वो क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है। यस, 60 मल्टीपल्स वुड बी देयर। ठीक है, तो इसको विद स्टेटमेंट करके देखना। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स भेजूंगा सॉल्यूशंस के, जो एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स वालों ने पब्लिश करे हुए हैं, जो आइडियल आंसर्स माने जाते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस माने जाते हैं। मींस उनको करने का तरीका या उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो आप देखना कि किस तरह से स्टेप्स उन्होंने किए हुए हैं। स्टेप्स लिखने का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप फालतू के स्टेप्स और प्लस भी कर रहे हो तो उसके लिए भी एक सेपरेट स्टेप लिखोगे। नो, स्टेप लिखने का मतलब होता है कि जो जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो दिखने चाहिए। ठीक है, अब ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो आपको साफ ही बोला हुआ है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ एपी दिस एंड दिस आर इक्वल। उन्होंने बोला है कि ये दो एपीज हैं जिनकी कोई टर्म ऐसी है, nth टर्म मींस कोई ऐसी टर्म है जो इक्वल होंगी, इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म दोनों इक्वल हमें रखनी है मींस, और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गॉट इट, क्वेश्चन में ही साफ रिलेशन बोला है कि इस एपी की nth टर्म इक्वल है इस एपी की nth टर्म के। तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोनों के केसेस में इसमें a की वैल्यू 63 है, इसमें a की वैल्यू 3 है, इसमें कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव 2 है, इसमें कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव 7 है। तो वो वैल्यूज पुट करोगे, n के प्लेस पर n ही रहेगा। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 63 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 इस वाले केस में, और फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी जिसको हमने बी बी सिंबल से या बी वेरिएबल से डिफाइन कर लिया, वो 3 है, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, 7। ठीक है, ओके प्रणय, यस सॉरी, लेट्स सी व्हाट्स द आंसर। सो यहाँ पर उन्होंने बोला है इसकी nth टर्म मींस ए एन इसकी nth टर्म के इक्वल है, मींस बी एन के इक्वल है। तो हम दोनों को ए एन नहीं लिख सकते क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म के इक्वल नहीं है। सो बस फॉर्मूला पुट कर देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन इक्वल्स टू बी एन मींस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू बी प्लस एन माइनस कैपिटल डी। कैपिटल डी क्यों लिया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं है, छोटा वाला डी हमने इसके लिए यूज कर लिया था, तो यहाँ पर हमने कैपिटल डी। आप अलग अलग वेरिएबल्स यूज कर सकते हो, एक्स वाई और वॉट एवर, जब भी सेम वैल्यूज नहीं है तो आपको वेरिएबल्स सेपरेट यूज करने हैं। ऐसा मत करना कि दोनों का डी ही ले लिया, नो, अगर डी ले रहे हो तो एक कैपिटल लोगे और एक छोटा स्मॉल डी। ठीक है, नाउ इनको हमने सॉल्व किया, ए के प्लेस पर ए की वैल्यू, डी के प्लेस पर डी की वैल्यू, एन के प्लेस पर एन ही रहेगा। सॉल्व करने के बाद में इनको, यस, सो द आंसर वुड बी व्हाट, 13। सिंपली कैलकुलेशंस हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ही फॉर्म करनी है, वहीं तक है यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके बाद में होगी फिर ज्यादा प्रॉब्लम जब आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि इसमें आप बहुत मिस्टेक करते हो। निकिता, यू नीड टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशंस प्लीज बच्चे, सभी कुछ सही करते हो बट कैलकुलेशन पार्ट में ही मुश्किल हो जाती है। यस, ऑलवेज नीड टू डिफाइन वेरिएबल्स। प्लीज ऐसा मत करना कि इस पूरे चैप्टर में ही N7 क्यों आया गौरी, ठीक से देखो, इस पूरे चैप्टर में होता यह है कि आप ए एन डी कॉमन डिफरेंस को डी एंड एन को नंबर ऑफ टर्म्स को एन ही लेते हो, लेकिन
आप ये चीज एग्जाम में जब लिखोगे तो आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे कि वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, वेयर डी इज कॉमन डिफरेंस। अगेन वही मैंने बोला कि ये चीजें मैटर करती हैं। यू आर इन 10th क्लास, तो ये चीजें ही बोर्ड्स में देखी जाती है कि आप जो क्वेश्चंस को कर रहे हो उसमें आपने रटा हुआ है या आपको क्लियर है कि आप एक्चुअली में कर क्या रहे हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला इसका लगाते हैं, ये सब कुछ तो लिखते ही नहीं है, वो डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इक्वल्स टू दिस। टीचर भी करते हैं, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, टीचर भी ऐसा करते हैं कि ये इक्वल्स टू ए और आंसर लिखा है ना, उसको हाईलाइट किया आंसर को, ना ही उन्होंने बाद में स्टेटमेंट लिखी, ना ही उन्होंने स्टार्टिंग में लिखा। तो ऐसे केस में मार्क्स भी फिर ऐसे ही मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और आप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का करके आए तो आपको सिर्फ 1 मार्क ही मिलेगा, 2 मार्क्स को बिल्कुल काट लेंगे इन सब चीजों के, क्योंकि आपने ना तो क्लियर किया कि आप ए किसको ले रहे हो, ना आपने ये बताया कि ये क्वेश्चन कैसे आई है या कहाँ से आपने ली है, डी कहाँ से आया है। सब कुछ वो देखते हैं। सी आंसर्स, उन्हें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सॉल्यूशन उन्हें भी पता है। एवरीबडी नोज, जो क्वेश्चन आपको देते हैं, जो चेक करने बैठे हैं, उनको सबको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उनके पास पूरी शीट होती है। नहीं भी होगी तो वो इतने तो इंटेलिजेंट हैं या इतनी तो नॉलेज रखते हैं कि वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानते हैं। तो उनको आपके सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि आप जो कर रहे हो उसकी समझ आपको है या नहीं है, या आपने, अगर आप इतना लिख कर आओगे तो उन्हें यही लगेगा आप कहीं से देख दाख के लिखा हो या रट के आ गए हो। यू डोंट नो कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या। चलो, तो ये हो गई नंबर ऑफ टर्म्स जो इक्वल होंगी दोनों ही एपीस की। मींस इसका 13th नंबर का जो 13th पोजीशन का जो नंबर होगा वो इसकी 13th पोजीशन के नंबर के इक्वल होगा। आप चेक करना चाहो तो देख सकते हो, इसकी 13th टर्म कैलकुलेट करके देखना, इसकी 13th टर्म कैलकुलेट करके देखना, दोनों इक्वल आएंगी। इफ यू वांट वेरीफाई, इन केस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब साइंस का टेस्ट चेक कर रहे थे सर, तो उस पे मैंने तो नहीं देखा था, लेकिन सर ने बोला कि अरे कितनी कैलकुलेशन मिस्टेक है, एंड मैं दूसरी जगह बैठा हुआ था, तो सीधे मेरे मुंह से यही निकला कि क्या ये निकिता का तो टेस्ट नहीं है। निकिता, सो यू नीड टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशंस बच्चे, थोड़ा सा ध्यान करके किया करो, है ना। क्योंकि तुम सही करते हो, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, यहीं पर आ जाती है। और बाकी स्टूडेंट से भी यही विनती है कि अपने कैलकुलेशंस मिस्टेक मत करना प्लीज, उससे ही मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं, बहुत बहुत ज्यादा कम। चलो, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, आप मुझे बताओगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो कि सिंपली आपको दिख भी रहा है, साफ ही लिखा है क्वेश्चन में। स्टिल आपको डिटरमाइन एन एपी बताना है, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, कैन यू टेल मी। यस, बनाया। ओके प्रणय, ओके निकिता, बट होल सीरीज हम कैसे लिख कर आएंगे बच्चे। यस, डिटरमाइन द एपी जब भी लिखा हो ना, तो उसका मतलब स्टार्टिंग तो यही है कि हाँ आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, लेकिन फाइनल आंसर में आप क्या लिख के आओगे, 4 टर्म्स लिखाना। वैसे में 3 टर्म्स भी चल जाती हैं, 3 टर्म्स भी सही रहती हैं, लेकिन स्टार्टिंग की 4 टर्म्स आपको लिख कर आनी होगी। डिटरमाइन द एपी का मीनिंग है आप स्टार्टिंग की 4 टर्म्स लिख कर आओगे। 3 से भी काम चल जाता है, बट कई टीचर्स होते हैं जो नहीं मानते हैं, तो फॉर प्री बोर्ड सेक मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्कूल वाले कभी कहने लगे कि 3 टर्म्स नहीं 4 चाहिए, तो आप 4 टर्म्स लिख देना। 4 टर्म्स का लॉजिक सही है कि उससे हमें थोड़ा सा ये आइडिया हो जाता है कि कॉमन डिफरेंस वाकई में इक्वल है या नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि स्टार्टिंग की 2 टर्म्स का 3 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, और उसके बाद वाली सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो डिफरेंट हो जाता है, दैट्स वाई वो 4 टर्म्स बोल देते हैं, हालांकि 3 टर्म्स भी सही रहती हैं। तो इस केस में हमें ए और डी फाइंड आउट करने हैं पहले, ऑब्वियसली। तो ए और डी फाइंड आउट करने के लिए हमें ये सिचुएशन से इक्वेशन बनानी होगी। इसमें लिखा है हुज थर्ड टर्म इज 16, मींस ए3 की वैल्यू 16 दी है, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, मींस सेवंथ टर्म एंड फिफ्थ टर्म में, सेवंथ टर्म में से फिफ्थ टर्म को अगर हम माइनस करते हैं तो 12 आएगा, या फिर सेवंथ टर्म इक्वल्स टू
फिफ्थ टर्म प्लस 12 कुछ भी इक्वेशन, आपने थर्ड चैप्टर में इक्वेशन फॉर्म करनी सीखी है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। ए हमने मान ली फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस मान लिया, तो अब उस हिसाब से थर्ड टर्म मीन्स ए प्लस डी किसके इक्वल है, ए प्लस टू डी किसके इक्वल है, 16 के। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में उन्होंने बोला है जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है। सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। जब एक्सीड्स लिखा होता है तो आप डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12, दैट इज ऑल्सो सेम। अब इससे हम एक और इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सेवंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A+6D। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला A+4D प्लस 12 है। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 6D माइनस 4D 2D हो जाएगा, जिससे हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा कितना, 2, सॉरी 6। कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। अब इसके बाद में ये वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड में, किसी में भी। फर्स्ट में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में पुट किया तो फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, यस 4। तो यू हैव फर्स्ट टर्म, यू हैव कॉमन डिफरेंस, तो स्टार्टिंग की फोर टर्म्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। ए प्लस डी, A+2D का फॉर्मूला यूज करो, या फिर आप स्टार्टिंग की फोर टर्म्स कैसे भी ये लिख दोगे तो डायरेक्ट आप एपी लिख सकते हो। अगर आप सेपरेटली निकालना चाहते हो तो आप सेपरेटली निकालो, लेकिन डायरेक्ट मत लिख देना, सो द एपी इज 4, 10 एंड सो ऑन। आप उसकी फॉर्म लिखोगे, उसके बाद में एपी लिखोगे। देन रिक्वायर्ड एपी इज 4 प्लस 6 मीन्स A+D, 4 प्लस 12 मीन्स A+2D। ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हो, उसके बाद में डायरेक्ट ही लिख सकते हो, बट ये फिर आपको लिखना होगा जरूर कि एपी कैसे फॉर्म करी आपने। ये स्टेप स्किप कर सकते हो इफ यू वांट, लिख दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये स्टेप लिखने के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देन रिक्वायर्ड एपी इज 4, 10, 16, 22। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? इजी क्वेश्चन, इजी है मुश्किल है या सो है? इजी। हाँ यही मैं बोलने वाला था विनायक कि सो नहीं होना चाहिए, वेदर इट्स इजी या फिर डिफिकल्ट, सो नहीं होना चाहिए। ये सो जो होता है ना, जो मिडिल लेवल होता है, वो बहुत आपको प्रॉब्लम देता है। ये वाला स्टेप जान भी, 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 12 वाला शुडंट बी मीडियम, इट शुड बी या तो इजी हो या फिर डिफिकल्ट हो। इजी होगा, आपको इजी लगेगा, डैट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उस पर वर्क करोगे। जब आप सो कर लेते हो ना, तो इसका मीनिंग होता है कि ठीक है, आता तो है ही, कर लेंगे। और जब एग्जाम में आता है तो वो सो ही आपको परेशान कर देता है, बिकॉज वो सो आपको लगा था, आपने उस पर मेहनत भी नहीं करी क्योंकि आपको आता था, लेकिन वो ठीक से समझ नहीं आया था, इसलिए वो आपके लिए डिफिकल्ट तो था, लेकिन आपने उसको, जिसको कहते हैं एक बहुत ही अजीब सी लैंग्वेज में, हल्के में ले लिया है ना। वो नहीं लेना है, सो या मीडियम नहीं रखना है। जो मीडियम होता है, जो मिडिल क्लास होता है, वो हमेशा परेशानी भुगतता है। ये याद रखना हमेशा चीज, ठीक है? जो बीच में रहेगा वो हमेशा मुश्किल में रहेगा, या तो बिल्कुल नीचे हो जाओ या फिर बिल्कुल ऊपर पहुंच जाओ। चलो, तो वी हैव our AP 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। फोर टर्म्स प्लीज लिखा ना, फोर टर्म्स एटलीस्ट, और ये डॉट्स जरूर लगा देना कि आगे चल रही है ये एपी। ऐसा नहीं है कि बस अगर आपने डॉट्स नहीं लिया लगाया या कॉमा नहीं लगाया तो उसका मीनिंग होगा कि सिर्फ यही इतनी ही है एपी, ये आगे तक नहीं जा रही है। बट उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि लास्ट टर्म 22 है। सो ये आगे तक चलती रहेगी, सीरीज है ये। चलो, 16th क्वेश्चन इज डन, नाउ लेट्स मूव टू 17th क्वेश्चन। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसका। आप फालतू के लॉजिक प्लीज मत लगाना कि हम ये भी तो कर सकते हैं वो भी तो कर सकते हैं। सिंपल आप फॉर्मूला याद करो अगेन,
ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना सर, हम इसमें ये भी तो कर सकते हैं कि उल्टा उल्टा कर लो, नो। वही करके उन्होंने ऑलरेडी फॉर्मूला बनाया हुआ है, जो आपको क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, जो बुक में दिया हुआ है फॉर्मूला। सो प्लीज इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। उन्होंने सिर्फ क्या पूछा है कि लास्ट से अगर स्टार्ट करें तो 20th टर्म बताओ। 20th टर्म मीन्स हमें N20, एन की वैल्यू 20 दी हुई है, और उस प्लेस की पोजीशन पे जो नंबर होगा वो हमें बताना है, AN बताना है, मीन्स A20 बताना है। लेकिन ए कहाँ से स्टार्ट करना है, 3 से नहीं स्टार्ट करना है, 253 से, मीन्स रिवर्स स्टेप ही है। तो इतना सारा दिमाग न लगा के, जब भी क्वेश्चन में लास्ट से कोई टर्म पूछी हो तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, L लास्ट टर्म माइनस N-1 × D। सिर्फ AN का ही फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या है, फर्स्ट टर्म के प्लेस पर आपको लास्ट टर्म रखनी है, क्योंकि हम लास्ट से फाइंड आउट कर रहे हैं। और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव यहाँ पर आएगा, क्योंकि हम इस फॉर्म में नहीं चल रहे, हम रिवर्स फॉर्म में चल रहे हैं। डेट्स वाई यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन, डेट्स इट। क्योंकि हम उसने लास्ट से पूछा है। अगेन निकिता, जब लास्ट से पूछेंगे, अगर मैंने आपसे पूछा कि लास्ट से बताओ, तो हम एपी यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से तो नहीं स्टार्ट करेंगे। इफ क्वेश्चन इटसेल्फ आस्किंग कि लास्ट से बताओ, नहीं, इस केस में AN इधर की साइड से होगा, मीन्स 3 होगा। अगर वो यहाँ से पूछता कि 3 की वैल्यू बताओ, जो कि हमें पता है, हमें AN पता करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि 3 फर्स्ट टर्म पर है, फर्स्ट प्लेस पर है, और N की वैल्यू 1 ही होगी, और AN की वैल्यू भी 3 है ना। लेकिन उसने पूछा है यहाँ से अगर लास्ट टर्म से स्टार्ट करें, तो लास्ट टर्म से 20th प्लेस पे क्या नंबर आएगा। तो ऑब्वियसली उस केस में मैं फर्स्ट टर्म को 253 लूंगा, और N की वैल्यू 20 लूंगा, उससे मेरे पास AN की वैल्यू मीन्स A20, लास्ट टर्म से 20। और क्योंकि लास्ट ले रहे हो तो एक ही जगह आप L रखोगे, ना कि A। हमें रिवर्स ऑर्डर में AP स्टार्ट करनी है। अगेन आई एज आई सेड कि आपको इसमें ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। व्हेन यू हैव कि लास्ट से कोई टर्म बताओ, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लॉजिक देखना चाहते हो तो आप खुद से सोच के देखो, मैंने जो लिखा है उससे नहीं, आप खुद से सोच के देखो। इनकेस मैंने आपसे पूछा, ये एक एपी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, और मैंने आपसे पूछा कि लास्ट से फोर्थ टर्म बताओ, लास्ट से फोर्थ टर्म बताओ। लास्ट से फोर्थ टर्म का मतलब आप, हाँ, तो आप लास्ट से ही तो काउंट करोगे ना, यहाँ से तो नहीं काउंट करनी स्टार्ट करोगे। लास्ट से अगर आप काउंट करनी स्टार्ट करो तो उसका मतलब हुआ आप फर्स्ट टर्म किसको कंसीडर कर रहे हो, इसको। सेकंड टर्म किसको कंसीडर कर रहे हो, इसको। थर्ड टर्म किसको कंसीडर कर रहे हो, इसको। और इस केस में यहाँ से देखोगे तो कॉमन डिफरेंस +2 था, लेकिन जब हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है। डेट्स वाई यहाँ पर माइनस आ गया, और डेट्स वाई यहाँ पर फर्स्ट टर्म की जगह क्या आ गया, लास्ट टर्म आ गया। अल्टीमेटली निकाल तो हम AN की ही वैल्यू रहे हैं, लेकिन N की वैल्यू सेम होने के साथ में N की वैल्यू हम कहाँ से काउंट कर रहे हैं, लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर AN नहीं, हम LN फाइंड आउट कर रहे हैं। L मीन्स A के प्लेस पर आप लास्ट टर्म पुट करोगे, और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा, जो एक्चुअल में गिवन है उसका नेगेटिव होगा। गॉट इट। अब ये दिमाग मत लगाने लग जाना कि लास्ट से फोर्थ पूछी है तो हम स्टार्टिंग से ये टोटल जितने भी नंबर है उसमें से फोर माइनस कर देते हैं। अगर ऐसा करोगे तो आंसर गलत ही आएगा, क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं। लास्ट से फोर्थ पूछी है तो सपोज करो 20 टर्म्स थी इसमें, लास्ट से 4 टर्म माइनस कर दोगे तो आप 16th टर्म बताओगे। और आप इस केस में देखो 16 टर्म नहीं होगी, आप चेक करके देखना, उस केस में आंसर आपका हमेशा गलत ही आएगा। ऐसे ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। कभी ये सोचने लगो कि हम तो स्टार्टिंग से ही निकालेंगे, लास्ट से 4 टर्म पूछी है, और अगर इस एपी में 20 टर्म्स है तो 20 - 4 कर देते हैं, मीन 16th टर्म निकाल देते हैं, वही हमारा आंसर होगा। जबकि ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर होगी आपसे। सो बेटर है, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला वेन एवर दे आर आस्किंग एनी टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एन एपी। सिंपल। इस क्वेश्चन में मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ ये बार बार, क्योंकि बहुत बच्चे, बहुत सारे टीचर्स ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कि हम ऐसे नहीं निकालते, हम तो वैसे निकालेंगे, निकालो, यू विल लूज योर टाइम, और मिस्टेक होने के चांसेस 98% कम से कम।
100% ही होता है मेरे हिसाब से तो, बट चलो 2% मैं मान लेता हूँ। इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो वो कर भी सकते हैं, जो कि जरूरत नहीं है। अगेन मैं उनको इंटेलिजेंट नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और जब क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में ही दिया हुआ है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, तो हम क्यों फालतू के एक्सपेरिमेंट करें। सो बेटर टू यूज दिस फॉर्मूला वेन एवर दे आर आस्किंग एनी क्वेश्चन। लास्ट टर्म से कोई एपी की टर्म बताओ, जब भी लास्ट टर्म से पूछे, जस्ट पुट दिस फॉर्मूला। यस, पुट नेगेटिव इंस्टेड ऑफ प्लस साइन एंड ए के प्लेस पर लास्ट टर्म रखनी है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था हमारा फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला। इस केस में एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। एल रिप्रेजेंट्स लास्ट टर्म, ठीक है। बस ये दो चीजें याद रखनी है, फर्स्ट टर्म के प्लेस पर लास्ट टर्म रखनी है, एंड कॉमन डिफरेंस जहां पर था वहां पर नेगेटिव रखना है। बस ये याद रखना है। ये बुक में भी आपको दिया हुआ है फॉर्मूला, सो यू कैन यूज दिस वन। सो एल के प्लेस पर लास्ट टर्म एन माइनस वन डी। एन की वैल्यू 20 दी हुई है, उन्होंने पूछी है 20th टर्म बतानी है, तो 20 माइनस वन इंटू डी दैट गिव्स अस 158। मीन्स यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो 20th प्लेस पर क्या आएगा, 158 आएगा। दैट्स इट, छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी को? प्रश्न बहुत ही छोटा सा और इजी है, बट आ जाता है क्योंकि बच्चे क्या, लास्ट टर्म वही करते हैं कि फॉर्मूला याद नहीं होता है तो वो अपने हिसाब से निकालने की कोशिश करते हैं, वही करके कि लास्ट से फोर्थ है तो स्टार्टिंग से 16th होगी एंड ब्ला 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 वॉट एवर। बट ऐसा नहीं होता है। 18th क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अगेन यू विल form two linear equations in two variables or pair of linear equations in two variable, and आपका आंसर आ जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने के लिए आपको सिचुएशंस दी हुई है। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म मीन्स A4 और A8 का सम जो है वो किसके इक्वल है, 24 के। एंड सम ऑफ सिक्स टर्म मीन्स A6 एंड A10 का जो सम है वो किसके इक्वल है, 44 के। वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी। फर्स्ट थ्री टर्म्स के लिए ए और डी पता होना चाहिए, जो कि हमें इन इक्वेशन से मिल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, वेरिएबल्स क्या होंगे, ए एंड डी इटसेल्फ। तो फॉर्म कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A4 प्लस ए एट 24, ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस सेवन डी इक्वल टू 24, ठीक है। एंड सेकंड, ये जब ऐड कर लोगे आप तो 2a 10d ये हो जाएगा कितना, ए प्लस 5d। ऑल्सो मेंशन जरूर कर देना प्लीज कि क्या वेरिएबल किस लिए यूज कर रहे हो। मैंने नहीं किए हैं अगर कहीं पर, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कराओगे। हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो प्लीज उसको स्किप मत कर देना। मैंने किया हुआ है तो आप मत कर देना। आपको वेरिएबल्स जरूर डिफाइन करने हैं, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस। एक लाइन लिखने में कुछ नहीं जाता है, ना ज्यादा टाइम लगेगा, बट वो इम्पोर्टेंट है। सो हमारे पास दो इक्वेशन बनी, एक तो A8 प्लस A4 को मिलाकर, और एक बनी A6 और A10 को मिलाकर। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से, जिससे हमें मिला 2D इक्वल्स टू। और ही चेंज, ये बच्चे पिछले साल से चेंज चेंज होते जा रहे हैं, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग वे से आते हैं। जब तक वो खुद मार्किंग स्कीम नहीं रिलीज करेंगे सीबीएसई वाले, तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा अभी फिलहाल कि कितने मार्क्स का आता है। बट यस, इतनी ज़्यादा वेटेज भी नहीं है तो इतनी कम भी नहीं है इसकी। इसके
तीन चार क्वेश्चन आते ही हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है जो मैक्सिमम मार्क्स वाला होगा, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में होगा, और दो क्वेश्चन हो सकते हैं 1 और 2 मार्क्स के। तो फर्स्ट ही टर्म्स हमारे पास देखो, ए की वैल्यू -13 है और डी की वैल्यू 5 है, तो फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएंगी, -13, -8 एंड -3। दैट्स इट, थ्री टर्म्स ही पूछी है तो थ्री टर्म्स हमने बता दी। इजी क्वेश्चंस है, किसी को कोई मुश्किल हो रही है इसमें? इसके बाद जो सुब्बू राव है, सुब्बा राव है, कौन सा है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका आंसर तो इजीली आ जाता है, लेकिन ईयर का नाम लिखने में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं कि कौन से ईयर में, वो लिख कर ही नहीं आते कई बार, थी कौन से ईयर में उसकी सैलरी होगी। स्पेसिफिकली पूछा है कि कौन से ईयर में पूछा है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं पूछे हैं। और कौन सा ईयर अगर निकालते भी हो तो वो गलत हो जाता है कई बार, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में ये वाली एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी और मैं आपको सम ऑफ एपी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो कि अगेन इजी है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से मुश्किल हैं, जो समझने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे, थोड़े से, नॉट ज्यादा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। आप लोग जा सकते हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। निकिता, ओपन कैमरा से होगा क्या बच्चे? जस्ट टेल मी, व्हाई ओपन कैमरा टेस्ट? टाइम लिमिट का क्वेश्चन मैं टेस्ट आपको दे सकता हूँ, यू डोंट नीड, आई बिलीव यू, आई ट्रस्ट यू, आई एम श्योर कि आप चीटिंग नहीं करोगे, बट हाँ टाइम लिमिट का टेस्ट मैं जरूर आप कर दूंगा, लाइव टेस्ट मीन्स यहाँ पर जूम पर। ठीक है।